नमस्कार। दिन की सुर्खियों में बहुत कुछ है, तो चलिए इस सारी जानकारी को लेते हैं और इसे समझने में आसान बनाते हैं। ठीक है, तो आज का मामला ये है कि एक ही न्यूज़ रिपोर्ट में आपको तीन बिल्कुल अलग-अलग दुनिया देखने को मिलेंगी। एक वैश्विक, एक राष्ट्रीय और एक स्थानीय। तो सबसे पहले बात करते हैं दिन की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर की, और इसकी शुरुआत होती है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के ईरान को लेकर दिए गए इस सीधे दो टूक बयान से। तो चलिए अपने पहले हिस्से में चलते हैं, ईरान और अमेरिका का ये टकराव। देखते हैं कि ये एक बयान कैसे एक बड़े जियोपॉलिटिकल मुद्दे में तब्दील हो जाता है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। तो इस टकराव की जड़ क्या है? देखिए, मामला सीधा है। एक तरफ अमेरिका है जो ईरान के यूरेनियम प्रोग्राम पर पूरा कंट्रोल चाहता है। वहीं दूसरी तरफ ईरान अड़ा हुआ है कि वो अपना प्रोग्राम भी जारी रखेगा और होर्मुज स्ट्रेट पर अपना दबदबा भी बनाए रखेगा। और ये मामला और भी ज्यादा संगीन हो जाता है जब इसमें इजराइल के प्रधानमंत्री की एंट्री होती है। उनका ये बयान आप देखिए, इस सिचुएशन को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है और दिखाता है कि दांव पर कितना कुछ लगा है। तो सवाल यह है कि इतनी टेंशन के बीच क्या कोई रास्ता निकल सकता है? अच्छा, एक इजरायली न्यूज़ रिपोर्ट में एक संभावना बताई गई है। कहा जा रहा है कि अगर ईरान पर जो दुनिया भर के प्रतिबंध लगे हैं वो हटा दिए जाएं, तो शायद वो अपना एनरिच्ड यूरेनियम सौंपने पर सोच सकता है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, बातचीत की राह इतनी सीधी नहीं है। आप देखिए, पाकिस्तान में एक बड़ी मीटिंग तो तय है, पर पेंच फंसा है युद्ध विराम की शर्तों पर। और तो और ईरान के अंदर से ही इस बातचीत का विरोध हो रहा है। तो कुल मिलाकर यह एक डिप्लोमैटिक डेडलॉक वाली सिचुएशन बन गई है। चलिए अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से हटकर सीधा अपने देश भारत की तरफ आते हैं, जहां इस वक्त लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार यानी चुनाव चल रहा है। आप बस इसका स्केल सोचकर देखिए, आज एक ही दिन में 3-3 राज्यों में वोटिंग हो रही है। असम, केरल और पुडुचेरी। हजारों उम्मीदवार, लाखों वोटर्स, और ये सब कुछ हो रहा है एकदम कड़ी सुरक्षा के बीच। पर कहानी सिर्फ आज की वोटिंग की नहीं है। एक और राज्य है पश्चिम बंगाल, जहां 23 अप्रैल को होने वाले चुनावों की जोर शोर से तैयारी चल रही है। और ये चुनाव भी कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। अब ये जो नंबर आप देख रहे हैं, 150, ये अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। ये दिखाता है कि सुरक्षा के इंतजाम कितने बड़े पैमाने पर किए जा रहे हैं। तो ये 150 क्या है? ये हैं केंद्रीय बलों की 150 कंपनियां। इसमें बीएसएफ की 55 कंपनियां हैं, सीआरपीएफ की 32 कंपनियां हैं और बाकी दूसरी फोर्सेस। इतनी बड़ी तैनाती से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के ये चुनाव कितने संवेदनशील और अहम माने जा रहे हैं। और एक तरफ सुरक्षा की इतनी तैयारी है, तो दूसरी तरफ राजनीतिक बयानबाजी भी अपने चरम पर है। मिसाल के तौर पर कोलकाता के एक बीजेपी उम्मीदवार राकेश सिंह का ये बयान, ये सीधे सीधे देश के एक बहुत ही सेंसिटिव, ऐतिहासिक और राजनीतिक मुद्दे की तरफ इशारा करता है, जिससे माहौल में और ज्यादा गर्मी आ गई है। तो चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन पर आते हैं और देश भर की कुछ और जरूरी खबरों पर एक तेज नजर डालते हैं। पहली खबर इंदौर से है। वहां नगर निगम की एक बैठक में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। हुआ ये कि कांग्रेस की एक पार्षद फौजिया खान ने इसे गाने से मना कर दिया और बस इसी बात पर सदन में हंगामा मच गया। अब राजनीति से हटकर एक बहुत ही दुखद खबर। नोएडा में एमिटी यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट एग्जाम खत्म होने की खुशी मना रहा था और उसी दौरान एक कंस्ट्रक्शन साइट के गड्ढे में गिरने से उसकी मौत हो गई। उधर उत्तर भारत में मौसम ने कहर बरपाया है। यूपी से लेकर राजस्थान तक जबरदस्त ओलावृष्टि हुई है और इसका नतीजा, किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है, जिससे उनकी रोजी रोटी पर संकट आ गया है। और आखिर में मौसम से जुड़ी एक और खबर। केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को खुलने वाले हैं, लेकिन खुलने से पहले ही वो कई फुट मोटी बर्फ की चादर में लिपटा हुआ है। जाहिर है तैयारियों में ये एक बड़ी चुनौती है। तो देखिए कैसे सिर्फ एक दिन में दुनिया में तनाव, देश में चुनाव और लोकल लेवल पर अलग अलग घटनाएं, ये सब एक साथ चल रहा है। ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है, इतनी सारी खबरों की इस भीड़ में आखिर कौन सी कहानी हम तक पहुंच पाती है और क्यों?